हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का मैं वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल वाले के लिए, जिसमें फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट मापन पढ़ाऊँगा, जिसमें हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स की दुनिया में अगर बात किया जाए तो यूनिट के दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, वन फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड डिराइव्ड यूनिट, यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में इसको विभाजित किया गया है। दुनिया में यानी ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हो उसको मेजर करने की जरूरत हुई। किसी को किलोग्राम में मेजरमेंट किया जाता है, तो किसी को मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, किसी को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु को मापने के लिए यूनिट की जरूरत होती ही है, यानी किसी भी वस्तु को मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने कुल मिला के 7 मूल मात्रक का आविष्कार किया। यानी हमारे जानकारी के अनुसार मूल मात्रक को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। वो हमारे जैसे कि किसी वस्तु को मेजरमेंट करने के लिए अगर उसमें मास प्रेजेंट है तो किलोग्राम की जरूरत हुआ। अगर किसी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई या मोटाई है, अगर उससे हमें ये ज्ञात होता है कि उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए लंबाई की ज़रूरत हो रही है, मतलब स्केल की ज़रूरत हो रहा है या फीता की ज़रूरत हो रही है। यानी किसी वस्तु में लंबाई है, चौड़ाई है या मोटाई है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ रहा है, यानी उसमें कुछ डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस वाले वस्तु को उन्होंने मीटर से रिप्रेजेंट किया, यानी मीटर से मेजरमेंट करने के लिए। अगर मैं बात करूं टाइम का, दिन और रात मिला के 24 घंटा होता है, और इसी 24 घंटा में बहुत सारे पार्ट हैं जिसको मिनट में और सेकंड में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो समय का जो यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट सेकंड होता है। मिनट करने के लिए सेकंड का यूज किया, यानी समय का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो सेकंड होता है। अगर मैं आगे बात करूं ताप का, मतलब टेम्परेचर, मतलब अगर मान चलिए दिन का टेम्परेचर कितना है ना, 12 बज रही है, 1 बज रही है, 4 बज रही है या मॉर्निंग का 7 बज रहा है, तो उस समय हम वायुमंडल का टेम्परेचर मेजर करते हैं कि दिन का टेम्परेचर कितना है। या फिर मैं बात करूं कि आसपास आग जल रही है, तो उस आसपास के माहौल का टेम्परेचर कितना है ना, गर्म हो जाती है। उस टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सेंटीग्रेड का यूज करते हैं और केल्विन का भी यूज करते हैं। तो सेंटीग्रेड और केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। तो केल्विन को उन्होंने मूल मात्रक की दुनिया में रखा। आगे मैं बात करूं विद्युत धारा यानी करंट का, तो करंट को मेजरमेंट करने के लिए यानी कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है इन द सर्किट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। या फिर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक, या फिर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है वहां से हमारे घर तक जो आता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए उन्होंने एक यूनिट लिया और उस यूनिट का नाम उन्होंने दिया एम्पियर, यानी विद्युत धारा का जो मूल मात्रक की दुनिया में रखा उसको एम्पेयर कहते हैं, और उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। ज्योति तीव्रता, मतलब तीव्रता की बात हो रही है, और उसको मूल मात्रक के लिए उसका ऐसा ही मात्रक रखा गया कैंडेला। उसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा के लिए उन्होंने मोल लिया, यानी हम मोल के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम पढ़ेंगे पदार्थ की मात्रा में, कितने पदार्थ में कितने मोल होते हैं। तो मोल की दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पे हम पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट लेंगे। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के 7 मूल मात्रक है, यानी फंडामेंटल यूनिट की बात किया जाए तो टोटल मिला के कितना है, 7 है। और दूसरा भाग जो है फिजिक्स का यानी यूनिट का, वो है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। यानी मूल मात्रक जो है, ऐसा तो नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस दुनिया में 7 ही प्रकार के वस्तु होंगे और उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें इस 7 यूनिट की ही जरूरत पड़ेगा। नहीं, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जिसको मेजरमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें उस डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट यूनिट चाहिए। वो कहाँ से आता है?
क्योंकि हमारे पास तो नंबर ऑफ 7 ही फंडामेंटल यूनिट था, और इस नंबर ऑफ 7 फंडामेंटल से इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल था। उस मुश्किल को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, मूल मात्रक की सहायता से, इनकी हेल्प से कुछ अलग यूनिट बनाया। कुछ नहीं, ढेरों सारा। अगर इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए गलती से भी, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास से इस 7 मूल मात्रक से ही उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से जो अलग यूनिट बनाया गया उसी को नाम रखा गया व्युत्पन्न मात्रक, यानी डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जो होता है वो फ्रीडम नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट यूनिट। डिपेंडेंट यूनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है, यानी फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से डिराइव्ड यूनिट बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो बच्चों हमने इसीलिए लिख दिया है कि ये मात्रक मूल मात्रक की हेल्प से बनाया जाता है न्यूटन। अगर किसी भी वस्तु में आपको ऐसा दिखे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो उसका होता है न्यूटन। उसी तरह से वेग की बात करूं, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं चाल की बात करूं, इसका भी होता है मीटर प्रति सेकेंड। कहोगे कि वेग और चाल का ऐसा यूनिट दोनों का सेम है। हाँ स्टूडेंट्स, दोनों का सेम होता है। तो इसका मतलब वेग और चाल दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वेग है वेक्टर क्वांटिटी और चाल है स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है कि वेक्टर और स्केलर क्या होती है, तो हम उस यूनिट में जब जाएंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में, तो वहाँ पे हम इसको समझेंगे कि कैसे इसमें डिफरेंट किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, और चाल में है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये वेक्टर है, ये स्केलर है। लेकिन दोनों अलग होने के बावजूद दोनों का ऐसा यूनिट सेम हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि 2 स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों पढ़ने में एक ही समान होगा। तो उसी तरह से वेग और चाल एक चीज नहीं है, लेकिन उसका ऐसा यूनिट दोनों का सेम होता है, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वो जब दूरी तय करता है समय के इन्वर्सली होता है। तो दूरी जो तय किया है तो उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब मीटर होगा, और टाइम के इन्वर्सली है तो क्या होगा, एस होगा। मैं बात करता हूं कार्य का। कार्य का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु पे धक्का लगाया जाता है या खिंचाव किया जाता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, ये बोर्ड है, देख रहे हो ना, इस पे मैं बल लगा रहा हूं, क्या ये खिसक रहा है? नहीं खिसक रहा है, ये वस्तु यहीं का यहीं है, तो इसका मतलब कोई कार्य होगा? नहीं होगा। कार्य को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप अपना घर बनवा रहे हो छत का, और आपने 5 लेबर लाए और 2 मिस्त्री लाए, उनको बोले आप घर बना दो, और उन्होंने क्या किया, आपकी जिस जमीन पे घर बनाना चाह रहे हो वो 1 महीना तक कंटिन्यू आया, लेकिन एक दीवार तक नहीं बना। जैसा आपका जमीन पहले से था वैसा ही है। क्या इसका मतलब कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। वो लेबर भी आया, वो मिस्त्री भी आया, आपकी ज़मीन पे दिन भर रहा, 1 महीना रहा, खाया पिया, वहाँ पे अपना शरीर पसीना बहाया, लेकिन वो चला गया। उसको समय भी लगा, उसको वहाँ पे बल भी लगा, लेकिन किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। मतलब ज्यों का त्यों आप देख रहे हो, क्या आप उसको पैसा दोगे? नहीं। क्या बोलोगे, आपने तो कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया ना, मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जो इस वस्तु की बात कर रहे हैं उसमें आप किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं देखे। तो जब तक किसी वस्तु में चेंजिंग ना हो तो वो काम नहीं होगा। तो इसीलिए काम की परिभाषा को उन्होंने डिफाइन किया कि जब भी किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो इसका मतलब वर्क हुआ है। तो इसीलिए मैं बात करता हूँ, जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, बल लगा रहे हो तो बल का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब दूरियां क्या कर रही है, तो क्या होगा, मीटर, न्यूटन मीटर। मतलब वस्तु पे बल लगाए तो इसका मतलब ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया। अब वस्तु पे जब बल लगाएंगे तो वो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब कार्य होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब क्या, दूरी तय किया, इसलिए उसका हो जाएगा मीटर। अगर इसको दूसरे अंदाज में लिखना चाहोगे तो न्यूटन का हमने क्या लिखा, वस्तु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तो इसीलिए हो जाएगा केजी, फिर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर, इसको हो जाएगा किलोग्राम मीटर। ऊपर में दोनों में मीटर है ना, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बटे एस स्क्वायर। ऐसा यूनिट और डायमेंशन बीमा निकालने के लिए, और एग्जाम में खास करके फिजिकल क्वांटिटी का बीमा ही पूछता है, बीमीय सूत्र, जिसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। इसको पहले समझ लेना बहुत ही उचित है। देखिए, जब भी बीमीय सूत्र लिखेंगे तो 3 बातों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। वो क्या क्या है,
जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी में द्रव्यमान की बात होगा, यानी मैं बात कर रहा हूं द्रव्यमान का, मार्कर नहीं चल रहा है, द्रव्यमान का मतलब क्या, मास की बात होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ऑब्जेक्ट है और उसमें द्रव्यमान छिपा हुआ है, द्रव्यमान की बात हो रही है, तो हम उसके लिए क्या देते हैं, यूनिट केजी। और जब बीमिया सूत्र की बात होगा तो उसमें देंगे कैपिटल एम। जब भी द्रव्यमान की बात होगा तो केजी यूनिट लेते हैं और बीमिया सूत्र में केजी के लिए हम कैपिटल एम का यूज करेंगे। उसके बाद लंबाई, चौड़ाई, एम मोटाई। अगर किसी ऑब्जेक्ट में लंबाई का ज्ञान हो, चौड़ाई का ज्ञान हो या मोटाई का ज्ञान हो, ये पता चले कि उसको हम मेजर कर सकते हैं एक स्केल के द्वारा, मतलब उसको हम ऐसा यूनिट दे सकते हैं मीटर। क्या दे सकते हैं, मीटर दे सकते हैं, यानी स्मॉल एम। ठीक है, तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला एल हो जाएगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान छिपा है तो केजी यूनिट होता है और डायमेंशन फार्मूला होता है एम। अगर उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का ज्ञान हो, मतलब उसका ऐसा यूनिट मीटर है, मीटर के लिए हम लेंगे एल। और बच्चों समय के लिए हम लेते हैं ऐसा ही, क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट में सेकेंड। लेकिन डायमेंशन फार्मूला की बात होगा तो हम लेंगे टी। ठीक है, और बहुत बातें हैं डायमेंशन फार्मूला में, लेकिन हम सबसे पहले इस 3 बातों पर फोकस करते हैं। द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, लंबाई चौड़ाई मतलब मीटर में कैपिटल एल, और समय का हो तो हम टी लेते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं कैसे, इस तरह से लिखते हैं, एम पे पावर कुछ रहेगा एम एल टी, इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। और इस पे भी पावर होगा, इस पे भी पावर होगा और इस पे भी पावर होगा, n1 n2 n3। अब देखिए m द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, l मीटर को रिप्रेजेंट करता है, t समय को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करता हूं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वेग ना। वेग का कहेगा बीमिया सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले वेग का एसआई मात्रक लिखेंगे। ये एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे मीटर हुआ है ना, तो इसका देखिए डायमेंशन फार्मूला, सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट देंगे ना। यहाँ पे देखिए मीटर हुआ है, मीटर मतलब मीटर के लिए हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल एल, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एल। तो यहाँ पे इस पर पावर क्या है, 1 है ना, तो पावर 1 ही लिखेंगे। अब देखिए प्रति सेकेंड नीचे में है, मतलब नीचे ऐसे कर देंगे और वहां पर लिख देंगे सेकेंड के लिए। देखिए क्या है डायमेंशन फार्मूला टी, और इसको बंद कर देंगे। टी इसका हो जाएगा आपका एल पे पावर 1, और टी को अगर नीचे ऊपर लेकर लिखना पड़ता है इस रूप में, तो टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो टी पावर क्या है 1 ना, और ऊपर जाएगा तो -1। तो इसका डायमेंशन फार्मूला वेग पे क्या हो जाएगा, एल टी पे पावर -1। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, कैसा देखिए, m भी रहेगा, इस पे पावर 0 दे देगा, l टी पावर -1। ओके सर, m तो इसमें द्रव्यमान है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, m जो है m पे पावर 0 है, और m पे पावर 0 का मतलब 1, बस इसको हमने इस रूप में सजा के लिखा। अब देखिए चाल का भी यही होता है। हम ले लेते हैं त्वरण। त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए इसको लिखिए, इसको जब लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट, ये मीटर है तो इसका मतलब एल हो जाएगा। अब देखिए बटे में है एस स्क्वायर, मतलब नीचे में है टी स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर -2। ये आपका आंसर। अगर इसको m को भी इंक्लूड करेंगे तो लिखेंगे m पे पावर 0 l इंटू टी पे पावर -2। यही हुआ बीमिया सूत्र लिखने का तरीका। ठीक है, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, बल ना। बल का क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन में तो पता नहीं चल रहा क्या क्या है, तो इसको हम लिखेंगे सीजीएस के रूप में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसका जब बीमिया सूत्र लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा, किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम के लिए क्या लिखते हैं, m इंटू, ऊपर में ही देखिए क्या है m मतलब क्या l, और नीचे में क्या है s स्क्वायर, तो नीचे में आपका है t स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में, m इंटू एल, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो टी पावर -2। ये आपका बीमिया सूत्र। तो बीमिया सूत्र लिखने के लिए आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, ये याद रखना होगा। ठीक है, तो बच्चों हम बारी बारी से ये जितना है इसका ऐसा यूनिट भी लिखेंगे और इसका डायमेंशन फार्मूला भी लिखेंगे, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अब
स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, दूरी के लिए कैपिटल एल और समय के लिए कैपिटल टी। तो देखिए सबसे पहले बल है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसको लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लिखते हैं ना। अब देखिए कार्य का होता है जूल, कार्य का होता है जूल, और जूल का मतलब होता है क्या, उस पे बल लगाया गया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, और इसको हम लिखेंगे इस रूप में। तो न्यूटन का देखिए क्या हो रहा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और फिर एक एम मल्टीप्लाई है, तो इसमें एम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर। चलिए तीसरा नंबर त्वरण ना, एक्सीलरेशन, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ना। अब देखिए शक्ति मतलब पावर, इसका होता है वाट, क्या होता है वाट, इसको लिखते हैं वाट। शक्ति का क्या होता है वाट, लेकिन इसको हम दूसरे अंदाज में लिखेंगे तो होता है वर्क बटे टाइम, क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क का कितना हुआ, वर्क का है बाबू न्यूटन, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, क्यों, क्योंकि वर्क का होता है न्यूटन मीटर और नीचे में टी है, तो इसका मतलब न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। इसको दूसरे रूप में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस यहीं पे लिख दो, और ऐसे करके न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, न्यूटन का हो जाएगा किलोग्राम मीटर मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा एस क्यू, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर पहले से था, या फिर वर्क का क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन पहले से एस नीचे है तो क्या होगा एस इंटू एस स्क्वायर, एस पावर 3। अच्छा 4 नंबर संवेग यानी मोमेंटम, ठीक है, इसका हम लिख सकते हैं एम भी होता है, मतलब मोमेंटम संवेग का होता है एम भी मतलब क्या एम भी, ये फॉर्मूला था P बराबर एम भी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आवेग इम्पल्स, इसका भी यही होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो चलिए 6 का, और ये विकृति जो होता है ये बीमाहीन होता है, इसमें इसका कोई बीमा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इस पांचों का जितना लिखे हैं ऐसा यूनिट, इसका बीमिया सूत्र लिख लेते हैं ना। चलिए देखिए बहुत आसान है बीमिया सूत्र लिखना, जैसे हम बतलाए थे, न्यूटन है ना, इसको लिखेंगे बल का, किलोग्राम का एम, मीटर का एल, और सेकेंड स्क्वायर नीचे है ऊपर जाएगा तो T⁻²। अब चलिए इसको लिखते हैं जूल का, मतलब कार्य ऊर्जा का, इसका हमें इसका मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब किलोग्राम का एम, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, नीचे में एस स्क्वायर है, इसका मतलब T⁻²। इसका देखिए इसलिए त्वरण का क्या लिखेंगे एम मतलब क्या एल, नीचे में एस स्क्वायर है T⁻², आसान है ना। अब देखो इसका ये वाला लिखता हूं, तो वाट से पता नहीं चल रहा है कि बीमिया सूत्र इसका क्या होगा, इसलिए हमें सीजीएस इसका वैल्यू मालूम चल ये होना चाहिए, ये वाला चीज अगर मालूम हो जाए तो बीमिया सूत्र लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं केजी को एम स्क्वायर है, इसका मतलब एल स्क्वायर इंटू टी पे नीचे में देखो एस क्यू है, ऊपर जाकर क्या आ जाएगा T⁻³ समझ में आ रहा है, शक्ति का हो गया। अब देखिए संवेग और आवेग का ऐसा यूनिट क्या है, दोनों का सेम है, इसका मतलब इसका बीमिया सूत्र भी क्या होगा सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका किलोग्राम है तो एम, मीटर है तो एल, नीचे एस है तो ऊपर हो जाएगा T⁻⁻⁴। तो देखिए इसका बीमिया सूत्र हमने कितना आसानी से लिख लिया। अब देखिए इसका है विकृति, ये बीमाहीन होता है, कहोगे कैसे बीमाहीन होता है, ये देखो डेल भी बटे भी होता है, ये तो कट जाएगा तो इसका कोई बीमा बचेगा नहीं ना, तो ऐसा यूनिट ये बीमाहीन होता है, इसको हम लिख सकते हैं बीमाहीन, मतलब इसका कोई बीमाहीन ही मतलब इसका ना कोई ऐसा यूनिट होगा ना ही इसका बीमिया सूत्र होगा। तो कभी कभी पूछता है कि इसमें बीमाहीन राशि कौन है, तो विकृति हो जाएगा। अब बात करते हैं दाब यानी प्रेशर पे, हमने बतलाया था कि ऐसा यूनिट कैसे याद रखेंगे, दाब की बात आया, अब ऐसा यूनिट याद नहीं है तो दिमाग को दोहराएंगे, दाब मतलब क्या, किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं
और ऊपर से बल लगा रहे हैं या कहीं से भी लगा रहे हैं, मतलब बल उस पर प्रेशर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब न्यूटन हो जाएगा। और जब हम बल लगाते हैं तो नीचे वाला पार्ट जो होता है उसमें परिवर्तन होता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ा या घट जाएगा, मतलब उसमें चेंजिंग हो रहा है, मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका हम ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, दाब का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका हो जाएगा आपका किलोग्राम, न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नीचे में देखिए आपका है 1/m², एक m यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर, एक मीटर ऊपर जाएगा तो इस पे पावर -1 बटे प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका ऐसा यूनिट जब आप लिखना चाहेंगे तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी के लिए m, मीटर के लिए l पे पावर -1, s स्क्वायर है जब ये ऊपर जाएगा तो -2, ये इसका विभेद सूत्र हुआ। देखिए आप दाब हो गया। अब 9 नंबर में है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो होता है ना, देखिए ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर। तो किलोग्राम इंटू मीटर का विभेद सूत्र क्या होगा, किलो के लिए m देंगे, m इंटू, और मीटर के लिए क्या देंगे, l देंगे, यही आपका विभेद सूत्र होगा। t तो है ही नहीं इसमें, अगर t होता समय रहता s तो हम यहाँ पे t देते। अगर इसको दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं m इंटू l इंटू टी पावर 0 ना। अब देखिए पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सरफेस टेंशन है ना। देखते बारिश होती है, बारिश की बूंदे गोल हो जाती है, सरफेस टेंशन के कारण पानी पे, गंदे पानी पे बहुत सारे मच्छर घूम रहे हैं, उसमें हम अगर किरोसिन या पेट्रोल कोई भी तेल डाल देते हैं तो वो सारे मच्छर के जो लार्वा होता है वो मर जाता है, मतलब सरफेस टेंशन के कारण ही पानी के बूंदे गोल हो जाते हैं, मच्छर जो पानी में है वो मर जाता है। जब हम इस तनाव का जो होता है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर ना, क्या होता है इसका, इस तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर इसका जब ऐसा यूनिट है तो हम इसको लिखेंगे, यहीं पे लिख लो ना, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/m है, तो m यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा ये होगा, किलोग्राम के लिए क्या होगा m, इसमें क्या l है नहीं, क्योंकि मीटर का यहाँ चर्चा ही नहीं हुआ, s स्क्वायर का हुआ, तो t पे पावर -2। ये देखिए पृष्ठ तनाव का है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण नियतांक ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है बार बार पूछते रहता है, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। इसका सबको याद होगा, 10th के स्टूडेंट होंगे उनको जरूर याद होगा, 12th वाले तो होगा ही। इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका ऐसा ही केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो देखिए इसको थोड़ा हम न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब देखिए ये नीचे में है केजी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 1/kg स्क्वायर, ये यहाँ से कट जाएगा, कटेगा। अब इसका विभेद सूत्र जब हम लिखेंगे तो केजी ऊपर जाएगा ना, और जब ये केजी ऊपर जाएगा तो m पे पावर कितना -1, यानी m पे पावर -1, m तो ऑलरेडी ऊपर में तो यह हो जाएगा l, s स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यानी t पे पावर -2। तो देखिए ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और जब इसको विभेद सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे तो इसको हम डिराइव्ड किया तो m पे पावर -1 l t पे पावर -2। अब देखिए है श्यानता गुणांक विस्कोसिटी। ऐसे विस्कोसिटी के बारे में आपको पता है, विस्कोसिटी क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है। जैसे देखिए हम जब धरती पे चलते हैं, गाड़ी चलती है, हम लोग चलते हैं ना, कोई भी वस्तु को हम धरती पे खींचते हैं, तो जब भी उसका मोशन होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं घर्षण बल ना, फ्रिक्शन फोर्स। उसी तरह से जब करंट फ्लो होता है, करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, मतलब उसको आगे बढ़ने से रोकता है, उसको कहते हैं प्रतिरोध, मतलब रेसिस्टेंस। मतलब धरती पे कोई वस्तु चल रही है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रतिरोध, जो भी फोर्स अप्लाई हुआ उसको आगे बढ़ने से रोका, उसको हम प्रतिरोध कहें ना, उसको घर्षण कहें। और इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ने से जो रोक रहा है उसको हमने प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहा। उसी तरह से लिक्विड में भी होता है ना, जब भी कोई द्रव्य यानी लिक्विड
फ्लो करता है तो उसको फ्लो करने के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको आगे बढ़ने से जो रोकता है वो भी एक प्रकार का घर्षण है। तो उस घर्षण का नाम होता है फिजिक्स की दुनिया में, यानी लिक्विड की दुनिया में, विस्कोसिटी मतलब संयंता गुणांक। मतलब ले वाटर जो होता है ना, वाटर की ही बात ले लो या कोई लिक्विड ही ले लो, तो सभी लिक्विड जो होता है लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर चलता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर नदी की बात करूं तो नदी में ऊपर का ही सतह का पानी फ्लो करता है, ऐसा नहीं है, नीचे से भी करता है, ठीक है। मतलब वो ऊपर से लेके नीचे तक, धरती से लेके पानी की सतह तक लेयर बना होता है, ठीक है। और लेयर में पानी आगे फ्लो करती है, तो प्रत्येक लेयर जो होता है अपने ऊपर वाले लेयर को आगे बढ़ने से रोकता है। तो दो लेयर के बीच में, वाटर के दो लेयर के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी ना। एक प्रकार का ये प्रतिरोध है। कोफिशिएंट का होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इंटू सेकेंड। अब इसको देखिए हम दूसरे रूप में लिखेंगे। न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना। एक चीज गलती की है, सॉरी, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। तो न्यूटन का हमने लिखा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर देखिए नीचे में ही क्या है आपका मीटर स्क्वायर, और ऊपर में है आपका एस। एक एस यहाँ से कट जाएगा, एक एम यहाँ से कट जाएगा, यानी हमारा बन क्या रहा है, किलोग्राम मीटर ऊपर जाएगा तो एम पर पावर -1, एस जब ऊपर जाएगा तो इंटू एस पावर -1। अब देखिए इसका बीमीय सूत्र आप लिखने का प्रयास करें तो आसानी से लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा आपका एम और मीटर का एल पे पावर -1, एस पे पावर मतलब टी पावर -1। ये आपका बीमीय सूत्र है किसका, संयंता गुणांक यानी विस्कोसिटी कोफिशिएंट का। जब भी आपको संयंता गुणांक का बीमीय सूत्र पूछे तो आपको ये मालूम होना चाहिए फॉर्मूला, यानी न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। जब इसको हम तोड़ेंगे इस रूप में तो हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड को बीमीय सूत्र हो जाएगा ml पावर -1 t पे पावर -1। बीमीय सूत्र लिखने के लिए हमें SI यूनिट और CGS यूनिट जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं मालूम करेंगे तो ये लिखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम करना होता है कि किलोग्राम, मीटर और समय। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 कहता प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक मतलब इलास्टिसिटी। सबसे पहले ये समझिए इलास्टिसिटी होता क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ लबर का, ठीक है। वो मतलब बाइक या साइकिल में जो लबर से हम कोई भी चीज़ को बांधते हैं, बड़ा सा लबर होता है ना, उस लबर की बात करता हूँ। जब उसको आप खींचो, ठीक है, और फिर छोड़ दो, फिर जो उसका साइज और शेप था उसी रूप में आ जाएगा। मतलब मैं एक बात करूँ कि जब मानते हैं ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है, ठीक है, और मैं इसको खींचूंगा बहुत जोर से। खींचने के बाद क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, और फिर जब हम छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, इतना बड़ा ही हो जाएगा। मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी का एक गुण होता है कि जब किसी वस्तु को खींचा जाता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन जब साइज बदल जाता है, लेकिन जो ही फिर छोड़ेंगे तो वो अपने मूल अवस्था में आ जाना, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी का गुण, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/m²। एक कट जाएगा। तो देखिए इसका बीमीय सूत्र क्या होने वाला है, इसका बीमीय सूत्र होने वाला है, ऊपर में केजी है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पे केजी इंटू m नीचे है, ऊपर जाएगा तो m पर पावर -1 प्रति सेकंड स्क्वायर। आप देखिए इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका बीमीय सूत्र होगा, यहाँ पे केजी है तो केजी के लिए m देंगे, यहाँ m पे पावर -1 है तो इसका मतलब l पे पावर -1, यहाँ s² नीचे है तो t पे पावर -2 लिखें। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, प्रत्यास्था गुणांक यानी इलास्टिसिटी का। 15 नंबर क्वेश्चन है बल आघूर्ण मतलब टॉर्क। टॉर्क बराबर देखिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझना चाहेंगे क्या, टॉर्क बराबर होता है
F इंटू एस मीन्स क्या, ये जे नहीं है, ये टॉर्क है, सॉरी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, बराबर इसका क्या होगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा न्यूटन मीटर, फिर इसको और डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर और फिर ये मीटर यानी स्क्वायर और बटे सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए टॉर्क बराबर, जैसे कि ये ये गेट है, ठीक है, और ये दरवाजा है ना, अब यहाँ से खुलता है, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है, मानो यहाँ आप क्या करो, यहाँ से खुलता लगता है, इस वस्तु को आप यहाँ से पकड़ के खींचो, ठीक है, दूसरा आदमी आएगा उसको यहाँ पकड़ के खींचेगा, ज़्यादा किसमें फोर्स लगेगा, मतलब आप यहाँ पकड़ के इसको खींच रहे हो तो जल्दी से खुल जाएगा, लगाओगे तो जल्दी से, मतलब कम फोर्स में ये खुल रहा है और लग रहा है। लेकिन बात कर रहा हूँ कि यही यहाँ पे पकड़ के नहीं, यहाँ पे हम पकड़ेंगे, इसको खोलने का प्रयास करेंगे, खुल तो जाएगा लेकिन इसमें बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा ना। तो मतलब क्या, कम फोर्स लगाने के बाद ही उसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से हो जाए तो वो टॉर्क कहलाता है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, आप लोग बाइक चलाते होंगे, जो भी स्पोर्ट बाइक है जैसे कि अपाची हो गया, पल्सर हो गया, उसको देखिएगा नीचे वाला जो पार्ट होता है ना वो बहुत नीचे होता है, धरती में लगेगा सट जाएगा, और रोड पे चलते हैं अगर ब्रेकर आता है ना तो उसको पार करने में देखते सट जाता है ना, बहुत गुस्सा भी आता होगा। लेकिन हम दूसरे बाइक का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हीरो होंडा हो गया या फिर आप क्या कहते हैं होंडा हो गया या प्लेटिना हो गया, मतलब दूसरा बाइक, तो उसका देखिए नीचे वाला जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा कुछ ऊपर उठा रहता है ना, ब्रेकर के पास जाने के बाद में उसमें भी नीचे नहीं टिकता है। क्या इसका मतलब समझते हैं, इतना कॉस्टली अपाची, इतना कॉस्टली पल्सर बाइक को नीचे वाला जो पार्ट है वो इतना नीचे क्यों कर दिया है, और उससे कम कॉस्ट के बाइक का बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। इसके बारे में आप कभी सोचे हैं? आज सोचिए। ऐसा इसीलिए होता है कि अगर ये वाला जो पार्ट ये धरती है और इसका डिस्टेंस कितना है, बहुत कम है, तो जिस गाड़ी का नीचे वाला पार्ट धरती से जितना सटा रहेगा ना उसमें बैलेंस उतना अच्छा बनता है, पकड़ बनता है, ग्रिपिंग बनता है, और बहुत कम स्पेस में ही वो चाहेगा तो उसको मोड़ सकता है। आप ट्राई करिएगा कभी कि जितने स्पेस में आप अपाची और पल्सर बाइक को मोड़ लेते हो आसानी से, और उसमें जितना अच्छा आप लोग का बैलेंस बनता है उतना कम स्पेस में कोई दूसरे बाइक से, जिसका देखिएगा उसका नीचे वाला सतह जो है थोड़ा इतना उठा रहा है, इससे ज़्यादा उसको घुमाने का प्रयास करिएगा, नहीं होगा। जितना स्पेस में अपाची ये जो बाइक है जो जिसका नीचे वाला सतह धरती में सटा होता है वो कम स्पेस में ही घूम जाएगा और उसमें बैलेंस बनेगा। लेकिन जिस गाड़ी का नीचे वाला पार्ट धरती से ज़्यादा उठा रहता है उसमें बैलेंस भी कम बनता है और उसको मोड़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा जिनको ये जानकारी नहीं है। तो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स हम जितना, देखो फोर्स जितना इस पर अधिक लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना अधिक होगा ना। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो हाँ इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए बाबू बल आघूर्ण को टॉर्क, यानी टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी होता है न्यूटन इंटू मीटर, और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है किलोग्राम के लिए हम क्या लिखेंगे एम, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, नीचे में एस स्क्वायर है टी टू पावर -2। समझ गए होंगे। आज हमने मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, मतलब स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या, जैसे कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है ना 4200 के आसपास या 4.2 पढ़ते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु उसके पास अपना एक संचित ऊष्मा होता है ना, विशेष प्रकार की ऊष्मा होता है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन ना, केल्विन। तो जूल का हम क्या लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है ना, बटे इसमें देखिए केजी है, यहाँ पर हम केजी दे देंगे, नीचे में केल्विन है तो इसके लिए हम के दे देंगे। अब यहाँ से इसको कटाइएगा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा मीटर स्क्वायर, के ऊपर चल जाएगा
के पावर माइनस 1, एस स्क्वायर नीचे है ऊपर जाएगा तो एस पावर माइनस 2। और जब इसका हम बीमीय सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे तो बड़ी ब्रैकेट देंगे एम स्क्वायर। आप कहोगे कि सर इसमें m होगा, नहीं होगा क्योंकि किलोग्राम इसमें नहीं है, तो एम स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी पे पावर माइनस 2 इंटू के है तो के पे पावर माइनस 1, के के लिए के ही होता है, या फिर कहीं कहीं आपको थीटा बोलना है के ही देना सही रहेगा। कहेगा एम भी दे दें तो एम अपना मन है तो दे सकते हो, लेकिन उस पर पावर 0, लेकिन ओरिजिनल क्या होगा एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 इंटू के पे पावर माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, किसका, विशिष्ट उष्मा का एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 के पावर माइनस 1। तो इस हमने नोट लिखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, पूछेगा कि आपको 1 जूल कितना अर्ग होता है, तो ये याद रहना चाहिए। तो 10 टू पावर 7 अर्ग होगा। 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, तो 10 टू पावर 5 डाइन होगा। 1 एंगस्ट्रम ना, 1 एंगस्ट्रम होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर ना। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, और 1000 से जब भाग देंगे तो ये 3 जीरो कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 किलोमीटर। प्रकाश पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। 1 नैनोमीटर ये होता है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। 1 माइक्रो ये होता है 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। देखिए दो ये जो है ये प्रकाश वर्ष और पारसेक क्या होता है, पारसेक और प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। अब कौन सी दूरी का मात्रक ना, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी मेजर करता है, मेजरमेंट किया जाता है, वो पारसेक और प्रकाश वर्ष में किया जाता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, दूसरे नंबर पे प्रकाश वर्ष। ये बार बार पूछते रहता है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश वर्ष के जगह पे हम इसको गुना कर देंगे तो हमारा वैल्यू आसानी से निकल सकता है, लेकिन इसे ही याद रखना। तो हमने इस चैप्टर में कुल मिला के मापन के कुछ यूनिट को समझे, मूल मात्रक समझा, यानी फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, किस तरह से डिराइव्ड यूनिट बनाया जाता है उसको जाना, और खास करके मुझे इसमें जो सीखना था वो था बीमीय सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि एग्जाम के व्यू से डायमेंशन फार्मूला ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डायमेंशन फार्मूला याद रखने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मुझे याद होना चाहिए, या ऐसा यूनिट या सी जी एस यूनिट। ऐसा यूनिट रहेगा उसको सी जी एस में बदल देंगे और फिर वहाँ से हम बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो अगला जो मेरा चैप्टर होगा स्टूडेंट्स वो होगा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। उसको भी मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में कंप्लीट करने का, लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होंगे। मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, ठीक है। दूसरा वीडियो में हम मापन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैं सेट करूँगा। थैंक यू।